हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स, जो कि रीट और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले कुछ विधियाँ आप देख लीजिए, जिसमें शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित मैंने डिवाइड कर दी हैं। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधि, सामूहिक विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, कहानी विधि, दल शिक्षण विधि, ट्यूटोरियल विधि, ये सारी डिपेंड किस पे करती हैं? शिक्षक पे। इन्हें प्रभुत्ववादी विधियाँ भी कहा जाता है। दूसरी है जनतांत्रिक या विद्यार्थी केंद्रित, जिसमें क्या होता है कि विद्यार्थी भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोगशाला मेथड, खोज विधि, विचार विमर्श विधि, पर्यटन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन, समस्या समाधान, मस्तिष्क उद्वेलन, ठीक है, और खेल विधि। तो इस तरीके से डिवाइड मैंने इसलिए किया है ताकि एग्जाम में डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है, निम्न में से बाल केंद्रित विधि कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो आप इजीली इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट विधियाँ आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैक्सिमम आ जाएंगी, और आगे जैसा आपका रिस्पांस रहता है या आपकी तरफ से होता है कि और भी हमें पढ़ना है, तो उस अकॉर्डिंग मैं और भी वीडियो प्रिपेयर कर दूँगी। चलिए आगे चलते हैं। पहला, व्याख्यान विधि। इसे भाषण विधि या कथन विधि भी कहा जाता है। इसमें शिक्षक क्या करता है? लेक्चर देता है और छात्र निष्क्रिय होकर उस लेक्चर को सुनते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है ये। आर्थिक दृष्टि से क्यों उपयोगी है? पैसे की बचत करती है। आपको कोई भी इसमें टूल्स वगैरह नहीं चाहिए, एक शिक्षक बस बोलता रहता है और बच्चे सुनते रहते हैं। इससे बालकों को ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ जाती है। अगर स्टूडेंट इसमें पढ़ना चाहता है तो उसे ध्यान केंद्रित करके उनकी बातों को सुनना होता है। इससे कम समय में विषय वस्तु का ज्ञान सरल, सुगम एवं बोधगम्य तरीके से करवाया जा सकता है। कम समय में कैसे? व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जो कि मतलब बहुत टाइम आपके पास कम है और आप काफ़ी कुछ पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस विधि का यूज़ करते हैं। फटाफट आपने एक टॉपिक पे बोल दिया तो आपकी तरफ से वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कई परिस्थिति में ये उपयोगी होती है। कैसे? किसी पाठ का आपको समरी कर रहे हो, कोई निर्देश दे रहे हो, कोई कठिन चीज़, डिफ़िकल्ट चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, महान वैज्ञानिकों, व्यक्तियों की जीवनी से परिचित करा रहे हो, तब, है ना। अब दोष क्या है? ये प्राइमरी क्लासेस के लिए यूज़फुल नहीं है। आप प्राइमरी क्लासेस में लेक्चर नहीं दे सकते हैं, ना तो बच्चे समझेंगे। दूसरी, अमनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इसमें छात्र पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ओनली वक्ता बोलता रहता है। व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। एक टीचर सिर्फ एक रीडिंग दे देता है या एक लेक्चर प्रेजेंट कर देता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पाता है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुशल एवं योग्य अध्यापक ही इसका ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्यान देने के लिए व्याख्यानकर्ता का कुशल और प्रभावी दोनों होना ज़रूरी है। अगर जो व्याख्यान दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, उसकी आवाज़ प्रभावी नहीं होगी या बताने का तरीका प्रभावी नहीं होगा, तो ये विधि क्या हो जाती है? कहीं ना कहीं असफल हो जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्लियर है? सेकेंड जो विधि है वो है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है? किसी नियम, तथ्य, संरचना या कार्यप्रणाली को दृश्य रूप में स्पष्ट किया जाता है, ठीक है, दिखता हुआ स्पष्ट किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ज़्यादातर क्या होता है, साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं या साइंटिफिक जो घटनाएं होती हैं वो इस माध्यम से प्रेजेंट की जाती है। ये किस पे आधारित है? मूर्त से अमूर्त शिक्षण पर। ये क्वेश्चन भी बनता है, प्रदर्शन विधि किस शिक्षण सूत्र पे आधारित है? तो मूर्त से अमूर्त। कैसे? कोई चीज़ आपको मूर्त रूप में दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिखाया जा रहा है मूर्त रूप में किसी चीज़ पे कोई प्रयोग करके आपको पहले दिखा दिया जाता है, फिर आपको उससे अमूर्त ज्ञान कराया जाता है कि अच्छा कैसे नमक कैसे पानी में घुलनशील है, या और भी कई चीज़ें। अब यहाँ पर मैंने कई जो विधियाँ हैं उनकी विशेषताएं और दोष दोनों सम्मिलित किए हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है उस बार उसमें ये भी आने लग गया है, व्याख्यान विधि का कौन सा दोष है, व्याख्यान विधि का निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। बैक टू द टॉपिक, हम प्रदर्शन विधि के बारे में बात कर रहे थे।
अब इसके जो स्टेप्स हैं प्रदर्शन विधि में, स्टेप्स कुछ विधियां ऐसी हैं जिनमें आपको स्टेप्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से ही प्रदर्शन विधि में सबसे पहले क्या होता है, अध्यापक को उसकी योजना बनानी पड़ती है, प्रस्तावना करनी पड़ती है, यानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, प्रस्तुतिकरण। इसके बाद क्या आता है, प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट करने के बाद में लेसन को प्रेजेंट कर दिया, फिर प्रयोग का प्रदर्शन करता है, थोड़ा शामपट कार्य भी करता है, सारांश भी लिखता है, कक्षा का निरीक्षण व मुख्य बिंदुओं का अवलोकन भी करता है और प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करता है। जब सिखा देता है उसके बाद में बच्चों के हिसाब से मूल्यांकन भी किया जाता है। आगे चले, गुण और विशेषता, सस्ती और कम खर्चीली है, कक्षा में वातावरण सक्रिय वातावरण बना रहता है, एक्टिव रहते हैं बच्चे। अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है या कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं, अगर कोई चीज़ आपको प्रदर्शित करके दिखाई जा रही है तो क्या होता है, बच्चा एक्टिव बना रहता है, उस चीज़ को देखने में हमें जिज्ञासा रहती है। और इसमें शिक्षक जो प्रेजेंट कर रहा है और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ये विधि किस पे आधारित है, देखो, सुनो और समझो। पहले आप किसी प्रदर्शन को देखते हैं, उससे रिलेटेड बातें सुनते हैं और फिर समझते हैं। इस विधि में वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों व सूत्रों को सरलता से सीखा जा सकता है। अब इसकी दोष क्या है, अप्रत्यक्ष अनुभव होते हैं छात्रों को। कैसे, सिर्फ प्रदर्शन से कई बार बच्चे नहीं सीख पाते। शिक्षक ने तो प्रदर्शन करके बता दिया लेकिन बच्चे सीख नहीं पाए। ज़्यादा बड़े समूह में प्रभावशाली नहीं हो पाता है। इस बात को आप भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्रदर्शन हो रहा था, छोटा समूह बहुत ध्यान से देख पाता है, लेकिन बहुत बड़ा समूह होता है, कई बार आगे के बच्चे तो उस प्रदर्शन पे ध्यान दे पा रहे हैं लेकिन क्लास में पीछे बैठे बच्चे, या बहुत बड़ी क्लास है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। इस विधि में प्रयोगात्मक कुशलताओं का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि शिक्षक सिर्फ प्रदर्शन करके बता देता है, बच्चों को ऐसा कोई चांस नहीं मिल पाता है। आगे चलें, नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, हम थे, हाँ, अन्वेषण मेथड के ऊपर हम आ गए थे। हाँ, तो इस जो विधि है इसका दूसरा नाम क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम था प्रवर्तक का, H.J. आर्मस्ट्रॉन्ग। ये स्वतः ज्ञान विधि होती है। खोज विधि यानी इसमें क्या माना जाता है कि एक विद्यार्थी स्वयं खोज करता है। अब जो ह्यूरिस्टिक शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से, और इसका अर्थ क्या होता है, मैं खोजता हूँ। यहाँ मैंने जितनी भी बातें लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसी वजह से इन सब बातों को इंक्लूड किया गया है। आगे चलें, ये विधि हर्बर्ट स्पेंसर के कथन पे आधारित है। ये दी तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने थी लेकिन ये कथन पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है। इस कथन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि कई एग्ज़ाम्स रहते हैं, टीचिंग के एग्ज़ाम सिर्फ हमारे राजस्थान में ही नहीं होते, सारी जगह होते हैं, तो अलग अलग उनमें चीज़ें आ जाती हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बालकों को जितना संभव हो कम से कम बताया जाए और यथासंभव उनको खोजने को प्रोत्साहित किया जाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है ये कि बालकों को क्या होता है, आप कम से कम बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करें, उस चीज़ की खोज करें। ये कैसी विधि है, एक मनोवैज्ञानिक मेथड है। अब इसकी सीमाएं क्या हैं, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, छोटे बच्चे किसी भी चीज़ को स्वयं खोज नहीं सकते हैं। दीर्घ एवं खर्चीली है, खोज का कोई समय पता नहीं है, कई बार बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है, सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं हो पाता है, समस्याओं का निर्धारण करना कठिन है। आप इसके लिए कौन सी समस्या विद्यार्थियों को देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, इसका निर्धारण इसमें आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक वाद विवाद विधि। इसका नाम सामूहिक परिचर्चा भी है, सामूहिक विचार विमर्श भी है और सामूहिक गोष्ठी भी है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी तथा शिक्षकों के मध्य परस्पर वाद विवाद या विचारों का आदान प्रदान होता है। एक तरीके से इसमें क्या कहें कि एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। वाद विवाद का मतलब क्या है, किसी टॉपिक से रिलेटेड विद्यार्थी भी कुछ बताते हैं और शिक्षक भी कुछ बताता है, यानी एक तरीके से एक चर्चा। अब इसके भी कुछ पद हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, विषय का चयन। सबसे पहले आपको एक ऐसा विषय चुनना होता है जिसपे सामूहिक चर्चा की जाए। विचार विमर्श हेतु तैयारी,
कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है, अपने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। विचार विमर्श का संचालन या क्रियान्वयन, कैसे विचार विमर्श को कंडक्ट करना है, आप उसको क्रियान्वित भी करते हैं। लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है कि क्या जैसा हमने सोचा था उस हिसाब से चर्चा हो पाई है और उसके क्या रिजल्ट्स निकल के आए हैं। अब वाद विवाद विधि के प्रकार होते हैं दो, एक तो अनौपचारिक और एक औपचारिक। औपचारिक में भी दो चीज़ें हो सकती है, पैनल चर्चा और परिसंवाद या परिचर्चा। अनौपचारिक वाद विवाद क्या होता है, जब रैंडमली कोई टॉपिक हमने ऐसे ही ले लिया है, पहले से डिसाइड नहीं था, कभी कभी किसी टॉपिक पे सामूहिक चर्चा शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते स्वयं ही प्रारंभ कर देता। औपचारिक, जिसका जानबूझकर फिक्स जगह पे, फिक्स समय पे, फिक्स टॉपिक पे आयोजन किया जाए। पैनल चर्चा में पूरा पैनल चर्चा करता है, परिसंवाद में आपस में चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण विधि। इसका अन्य नाम क्या है, क्षेत्र परिदृश्य विधि, स्कूल जर्नी। ठीक है, ये इसके कुछ नाम है। इसके प्रतिपादक कौन है, स्कूल जर्नी भी कहा जाता है इसको, और इसके प्रतिपादक अरस्तु, प्लेटो, पेस्टोलॉजी हैं। ठीक है, हाँ, ये प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए इसको बहुत ज़्यादा उपयोगी बताया जाता है। स्पेशली अगर आप प्राइमरी लेवल पे भूगोल पढ़ा रहे हैं तो आप जगह जगह उनको अगर दिखाएंगे तो बच्चे समझ पाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, विषय के प्रति रुचि विकसित करना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, व्यवहारिक ज्ञान देना। बच्चों को इससे क्या होता है, रियल एक्सपीरियंस मिलता है। किसी जगह को अगर आप देखते हैं तो आप ज़्यादा सीख पाते हैं। लाभ क्या है, छात्र निरीक्षण द्वारा स्वयं सीखते हैं और अनौपचारिक शिक्षण प्राप्त करना संभव हो पाता है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ सीखनी है तो अगर आप उसको प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो आपकी लर्निंग ज़्यादा बेटर होती है, जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान होता है। छात्र शिक्षक के निकट संपर्क से आत्मीयता भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को जैसे ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है, उनको ताजमहल की एक विजिट करा दी तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फतेहपुर सीकरी का हम अध्ययन कराना चाह रहे हैं, फतेहपुर सीकरी के बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे। या किसी पहाड़ी क्षेत्र के बारे में आप बताना चाहते हैं, जलवायु से रिलेटेड बताना चाहते हैं, पौधों से रिलेटेड बताना चाहते हैं, तो ऐसे समय में अगर आप उनको क्षेत्र भ्रमण या पर्यटन करवाएंगे तो क्या होगा, बच्चों की नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी। अब कमी या सीमाएँ क्या हैं, छात्र संख्या अधिक होने से आयोजन में कठिनाई। ये सिर्फ थोड़े छात्रों के साथ पॉसिबल है, बहुत सारे समूह को आप नहीं ले जा सकते। समय सारणी में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। आमतौर पर विद्यालय का जो स्कूल का टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, तो समय का थोड़ा अभाव रहता है। खेल विधि, पर्यावरण शिक्षण में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। खेल खेल में जो विद्यार्थी सीख जाते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए जो प्राथमिक और जो पूर्व प्राथमिक है, ये पूर्व प्राथमिक में क्या होता है, मनोरंजन का कार्य भी करती है, खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। अब इसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं, किंडरगार्टन विधि आती है। मैंने इनके प्रवर्तक का नाम लिखा हुआ है और ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप खुद देख सकते हैं कि लगभग किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये आते ही आते हैं। किंडरगार्टन किसने दी थी, फ्रॉबेल ने। मॉन्टेंसरी विधि मारिया मॉन्टेंसरी ने। डॉल्टन विधि डॉल्टन ने। खेल विधि कोल्डवेल कुक ने। अब जो कोल्डवेल कुक वाली ये खेल विधि है, कई बार हम क्या करते हैं, इसमें भी फ्रॉबेल ही आंसर लिखे आते हैं, लेकिन अलग से इसमें यही लिखना है। कई बार कई एग्ज़ाम्स में आया है, ये फर्स्ट ग्रेड के भी पेपर में आया है, जिसमें हमारा शिक्षण से रिलेटेड टॉपिक रहता है, और थर्ड ग्रेड के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में। इसके अलावा सीटेट में भी पूछा गया है। आगे चलें। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट या प्रयोजना विधि। इसको किसने दिया था, इसको जॉन ड्यूवी के शिष्य किलपैट्रिक ने दिया था। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है, प्रयोजना विधि के प्रवर्तक कौन थे, किलपैट्रिक। एक क्वेश्चन ये आता है, प्रयोजना विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक किसके शिष्य थे, तो जॉन ड्यूवी। अब किलपैट्रिक ने इसकी परिभाषा भी दी है, जो काफ़ी बार आ जाती है कि प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्व संलग्नता से किए जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। ये किसने कहा है, तो किसने कहा है, किलपैट्रिक ने। इसमें छात्रों के समक्ष क्या है, एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र उसका हल निकालने में लगे रहते हैं। इसमें छात्र स्वयं अपनी रुचि से विषय वस्तु व क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी अध्ययन गति से अधिगम करते हैं। जो ये प्रोजेक्ट मेथड है, इसमें क्या होता है कि अपनी रुचि के अनुसार बच्चे सीखते हैं। अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो लगे रहते हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने में। आजकल तो स्कूल्स इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करने लग गए हैं। ठीक है, इसके पद बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए।
ठीक है। परिस्थिति, सबसे पहले एक सिचुएशन दे दी जाती है, फिर प्रोजेक्ट का चुनाव और उसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य बता दिया जाता है। परियोजना का नियोजन मतलब प्रोग्राम बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है, प्रोजेक्ट बनाया जाता है। फिर प्रोजेक्ट का क्या होता है, मूल्यांकन होता है, उसे इवेलुएट करता है टीचर, और अभिलेखन या आलेखन उसको नोट कर दिया जाता है रिकॉर्ड्स में। अब प्रयोगशाला विधि, ये कैसी विधि है, पूर्ण क्रियात्मक विधि है और ये पूरी तरह साइंटिफिक मेथड भी है। इसमें क्या होता है, स्वयं क्रिया करते हुए सीखता है। गणित और विज्ञान में ये विधि उपयोगी है। इसमें स्थूल से सूक्ष्म की और ज्ञात से अज्ञात की और करके सीखना आदि शिक्षण सिद्धांतों पे ये आधारित है। आपको ये शिक्षण सूत्र बहुत अच्छे से ध्यान रखने चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्न में से किन सिद्धांतों पे प्रयोगशाला विधि आधारित है, और इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। इसमें छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। देखिए जैसे कोई साइंस का प्रैक्टिकल है या कोई भी प्रैक्टिकल है, उसमें क्या होता है, टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी एक्टिव है। भूगोल जैसे विषय में भी प्रयोगशाला विधि काम में आती है। अध्यापकों को क्या करता है, वो ओनली इंस्ट्रक्शंस दे देता है, दिशा निर्देश देता है और उनके साथ कार्यों का निरीक्षण करता है कि ठीक तरीके से प्रयोग हो रहे हैं कि नहीं। अब इसकी दोष और सीमाएं क्या है, आप हर टॉपिक इससे नहीं पढ़ा सकते हैं। साइंस में भी कुछ टॉपिक्स के तो प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपको थ्योरेटिकल पढ़ाने पड़ेंगे। खर्चीली है, समय भी अधिक लगता है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ साधन भी चाहिए होते हैं, एक लैब भी चाहिए होती है, टाइम भी लगता है उसमें। सभी शिक्षक नहीं इसका उपयोग कर सकते प्रभावशाली ढंग से, इसके लिए शिक्षक भी योग्य होना चाहिए। उस अकॉर्डिंग वो इक्विपमेंट्स का या उपकरणों का प्रयोग जानता हो, किस तरीके से प्रयोग को करवाना है, पूरी नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें क्या होता है, विशेष समस्या परिस्थिति रखी जाती है जिसका विद्यार्थी मानसिक क्रियाओं द्वारा हल ढूंढने का प्रयास करता है। इसके पद हैं कुछ, समस्या का चयन, प्रस्तुतिकरण, परिकल्पनाओं का निर्माण, आंकड़ों का विश्लेषण, संग्रह और आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट आंकड़ों का संग्रह हो गया, परिकल्पनाओं का निर्माण हो गया, ये बीच में एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, समस्या का चयन, समस्या का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पनाओं का निर्माण, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, आगे लाभ क्या होते हैं, संश्लेषण, विश्लेषण और समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। विश्लेषण, संश्लेषण ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। विश्लेषण में क्या करता है, वो समस्या को विभाजित कर लेता है, संश्लेषण में वापस उस चीज़ को जोड़ लेता है, और फिर समालोचनात्मक में उनको क्रिटिसाइज कर पाता है, अच्छा बुरा हर तरीके से उस समस्या के बारे में सोच पाता है। इससे निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट है इसकी कमियां या सीमाएं, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। छोटे बच्चे इतने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते। प्रॉब्लम में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो गति नॉर्मली धीमी होगी, आपको टाइम लगता है सोचने में। समस्या का चयन करना ही स्वयं एक समस्या है। विद्यार्थियों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सी समस्या दी जाए, ये खुद एक चिंता का विषय हो जाता है अध्यापक के लिए, क्योंकि हर कोई समस्या आपको विद्यार्थी अपने आप में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, प्रतिपादक हैं एलेक्स और एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न है इसके, ऑसबॉर्न के नाम से भी कई बार आ जाता है ओनली, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न। अन्य नाम इसका मस्तिष्क विप्लव, मानस उद्वेलन, मस्तिष्क आवेशक, मस्तिष्क झंझावात, ये सारे इसी के ही नाम हैं। अब समस्या समाधान विधि हमारे हो गई है, लाभ हो गए हैं। अब आई अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें सीखने योग्य सामग्री या विषय होती है जिसको छोटे छोटे खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार सीखता है। इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे खंड डिवाइड कर देते हैं। पहले एक खंड सॉल्व करेगा, फिर दूसरे पे स्वतः पहुंच जाएगा, दूसरा करेगा, फिर तीसरे पे पहुंच जाएगा। इस विधि में प्रयुक्त शिक्षण सूत्र क्या हैं, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब जो अभिक्रमित अनुदेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पे आधारित है। ये किसके प्रभाव के नियम पे आधारित है, थॉर्नडाइक के आधार पे, है ना, थॉर्नडाइक। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है, B.F. स्किनर। B.F. स्किनर के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। ये ध्यान में रखिएगा, ये परिभाषा बहुत ज़्यादा आती है। अब इसके प्रकार अनुदेशन के,
रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये स्किनर ने दिया है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन क्राउडर ने दिया है। मैट्रिक्स अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन या गणित अनुदेशन जिसे दिया जाता है वो टी.एफ. गिलबर्ट ने दिया है। कंप्यूटर सह अनुदेशन ये किसने दिया है? स्टाइनबर्ग ने दिया है। ये सारे ही नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हम जितना हो सकता था हमने शिक्षण विधियों को पढ़ा है। कुछ और अगर रह भी गया है तो आगे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। थैंक यू सो मच। साइकोलॉजी पॉइंट बाय टीचर जी। थैंक यू।